हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का सेकेंड पार्ट, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें क्या होता है, एक के प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने और ना होने पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जैसे हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो एक कॉइन पे हेड आना या टेल आना दूसरे कॉइन पे हेड आना या टेल आने पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे दो स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रायोरिटी दूसरे के सॉल्व करने की प्रायोरिटी पर इफेक्ट नहीं करेगा। उसी तरह से जैसे हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो किसी डाइस पे 6 आना या 5 आना या 4 आना दूसरे डाइस पे 6 आना या 4 आने पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर इसमें ये बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो तो इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी बी के होने ना होने पर डिपेंड नहीं करेगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो तो बी की प्रोबेबिलिटी ए के होने ना होने पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे पहले जो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था वो क्या था, ए जब बी हो चुका हो, इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसकी जगह हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इधर चला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी दो इवेंट के इंडिपेंडेंट होने का ये कंडीशन आ गया कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये कंडीशनल इंडिपेंडेंट इवेंट होने का कंडीशन है। ये सब ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसे लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सीधे सीधे इंटू हो जाएगा जब दो इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अब देखिए बच्चों, हम 13.2 का कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले। पहला क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जब ए और बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो मैंने अभी बताया अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 इंटू 1/5, आंसर आ जाएगा 3/25। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग गया। बोला टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक। हमने टोटल 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला है और दोनों का दोनों ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ब्लैक एंड ब्लैक मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कैसे करेंगे, याद करो। जब मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब इवेंट ए हो चुका हो। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए बी दोनों हो चुका हो। तो इसमें दोनों ब्लैक होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर से ब्लैक जब एक ब्लैक हो चुका हो। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 26/52, और एक ब्लैक अब निकल गया है तो फिर से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो ब्लैक कितना बचा, 25, और टोटल कार्ड कितने बचेंगे, 51। ये कट के क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 25/102। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया था, पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ था, टोटल 15 ऑरेंज है और उसमें 12 अच्छे ऑरेंज है, 3 खराब ऑरेंज है। बोला गया उसमें से रैंडमली 3 ऑरेंज को निकाला गया और अगर वो तीनों ऑरेंज अच्छा हो जाता है तो वो बॉक्स क्या होगा, बिकने के लिए अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज वो बिकेगा नहीं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉक्स बिक जाए। तो बॉक्स कब सेल होगा, जब तीनों का तीनों ऑरेंज क्या हो, गुड। तो आपको निकालना फिर से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज देन गुड ऑरेंज एंड फिर से गुड ऑरेंज, यानी तीनों जो ऑरेंज हम निकाल रहे हैं तीनों का तीनों क्या होगा, गुड होगा, तभी वो बॉक्स अप्रूव टू सेल होगा। तो देखिए इसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज जब एक गुड ऑरेंज निकल गया हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन गुड ऑरेंज जब 2 गुड ऑरेंज निकल गया हो। तो एक गुड ऑरेंज के होने की प्रोबेबिलिटी कितने अच्छे ऑरेंज है, 12,
और टोटल कितने के है ऑरेंज 15 इनटू में फिर से गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी एक तो निकल चुका है तो ये हो जाएगा 11 और टोटल एक कम हो जाएगा 14। फिर से गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 2 ऑरेंज निकल चुका है गुड, तो कितने अच्छे ऑरेंज बचे 10, तो 10 और टोटल कितने बच गए 13। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, अ फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड। एक कॉइन और एक डाइस को टॉस कर दिया गया है। इवेंट ए क्या है, हेड ऑन कॉइन, इवेंट बी क्या है, थर्ड ऑन डाई। तो चेक करके बताओ ए एंड बी इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो पहले तो पूरा सैंपल स्पेस बना लेते हैं। जब हमने क्या किया, एक कॉइन और एक डाइस को फेंका तो क्या आ सकता है, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड 5 आ सकता है, हेड 6 आ सकता है। या कॉइन पे टेल आए तो टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ये टोटल सैंपल स्पेस बन गई, ये केसेस बन सकते हैं। अब इवेंट ए क्या है, देखिए इवेंट ए बोला हेड ऑन कॉइन, तो ये सारा आ जाएगा हेड 1, ये सारा आ जाएगा ना हेड वाला, हेड ऑन कॉइन बोला था, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 और हेड 5 और हेड 6 सारा आ जाएगा ये। और बी इवेंट क्या बोला है, 3 ऑन डाइस, डाइस पे 3 ऑन, तो ये वाला भी चलेगा हेड 3 और ये वाला भी चलेगा टेल 3, ये बोला 3 आना चाहिए डाइस पे। अब आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप उसके लिए क्या करो, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6 अपॉन में टोटल केस है 12 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बी कितना है 2 और अपॉन में टोटल केस 12 कितना आ जाएगा 1/6। अब निकालो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही इवेंट तो कॉमन है ये वाला, तो 1 अपॉन में टोटल। अब आप गौर से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/6, बिल्कुल 1/12 आ रहा है, यानी इसके इक्वल आ रहा है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि इंडिपेंडेंट का कंडीशन है। इसका मतलब ए और बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन बोला है, एक डाइस को थ्रो किया गया है और उस डाइस पे 1 2 3 रेड कलर का है, 4 5 6 ग्रीन कलर का है, और इवेंट ए है नंबर इज इवन, इवेंट बी है नंबर इज रेड। तो चेक करके बताओ ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इवेंट ए में क्या आ जाएगा, नंबर इवन है तो इसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इवेंट बी क्या है, रेड कलर, रेड कलर में कौन कौन आ जाएगा 1 2 और 3। तो आपसे पूछा इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, और एक डाइस को फेंका तो टोटल केस कितना होगा 6 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना हो जाएगा, ये है बी 3 अपॉन में 6 यानी 1/2। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि एक नंबर कॉमन है 1 अपॉन में 6, तो ये आ गया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका प्रोडक्ट 1/4 आ रहा है और ये 1/6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो आंसर आया वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए बच्चों 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन देखिए। 6 तो बिल्कुल आसान था, ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब पूछा गया क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। देखो बच्चों इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 9 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना है 1/5 है, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट नहीं है। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। ए की प्रोबेबिलिटी यूनियन की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी पी दे रखी है, तो आपको पी बताना है। पहला केस जब ए और बी क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो याद रखना बच्चों, जब 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है 5। ए इंटरसेक्शन क्या हो जाता है 5, यानी इसके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी में 5 नहीं चलता, प्रोबेबिलिटी में 5 का मतलब 0। अब हमें पी निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो फर्स्ट केस का हम आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी पी, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5। तो P की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5 माइनस 1/2, ये कितना हो जाए 6 - 1, यानी कि
6 माइनस 1/10 आ जाएगा पी की वैल्यू फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में बोला, इसी में ले लेते हैं कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो सेकेंड केस में बोला ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए और बी जब इंडिपेंडेंट होता है तो क्या कंडीशन होता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, सिंपल। तो हम फॉर्मूला यही वाला यूज़ करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की जगह पे क्या लिख देंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/2 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी पी यूनियन की प्रोबेबिलिटी 3/5। अगेन यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे पी, तो ये हो जाएगा p/2 इज इक्वल टू, इसमें से हमने 1/2 और इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 1/10 और प्लस में p, तो इधर चला जाएगा p माइनस p/2 कितना हो जाएगा, p/2 और ये हो जाएगा 1/10, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। दूसरे केस में कि p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। देखिए बच्चों 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और बोला ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो इन चारों का आंसर बताओ। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा था, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 0.3 इंटू में 0.4 क्या आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। यूनियन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 0.4 और माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.12, ये हो जाएगा कितना, 0.7 माइनस 0.12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए की प्रोबेबिलिटी बी के होने या नहीं होने पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी 0.3। उसी तरह से बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये आ जाएगा 0.4। देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन में काउंट किया जा सकता है। इसमें बोला है ए और बी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर हमें बताना है। तो बच्चों आप गौर से देखो यहाँ पर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, कैसे, क्योंकि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, गौर से देखिए 1/4 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/8, जो कि उसके इंटरसेक्शन के इक्वल है। और यही तो कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट का, यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी इवेंट कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। मैंने साफ साफ बता दिया स्टार्टिंग में ही, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और इसका आंसर क्या लिखाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपली ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। हमने क्या करा, 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया, इंटू बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। क्या किया हमने, 1 में से 1/2 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/8। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नॉट ए और नॉट बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब बताना है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। सबसे पहले बच्चे बता दूं, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब यूनियन, और एंड का मतलब पीछे क्वेश्चन में बताया इंटरसेक्शन। तो ये दे रखा आपके पास क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये 1/4 के इक्वल दे रखा है। तो बच्चों एक लॉ होता है डी मॉर्गन लॉ, यानी कि इन दोनों पर अगर कॉम्प्लीमेंट है, दोनों पर कॉम्प्लीमेंट है और आपको पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाना, ऊपर लगाना है, ए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो इसका साइन बदल जाएगा, यूनियन से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है, यूनियन। यानी कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता तो इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने वही यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, दोनों का कॉम्प्लीमेंट हटा के ऊपर लगा दिया, तो ये साइन यूनियन से किस में बदल गया, इंटरसेक्शन में।
तो हमें ये मिल गया ए इंटरसेक्शन बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमारे पास, 1/4 दे रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो पता चल गई कितनी, 1/4। ए इंटरसेक्शन बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, ये हो गया 3/4। अब देखो बच्चों, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, देखो 1/2 इंटू 7/12 यानी कि 7/24। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ए इंटू बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। इसका मतलब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होगा। देखिए बच्चों 11th क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या बोला, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, ये चारों का हमें आंसर बताना। सबसे पहले ए एंड बी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो सीधे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 0.3 इंटू 0.6, आंसर आ जाएगा 0.18। ए एंड नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट, नॉट भी हो जाएगा। यानी कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी, यानी कि 0.12 हो जाएगा। और का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और मतलब यूनियन, यानी ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.6 माइनस इंटरसेक्शन कितना निकल गया है, 0.18। तो आंसर आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18, यानी ये कितना हो जाएगा, 0.72 इसका आंसर आ जाएगा। अब नीदर ए नॉर बी, यानी कि ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए। एंड का मतलब, नॉर का मतलब भी इंटरसेक्शन ही होता है, ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए। ए के नहीं होने कॉम्प्लीमेंट। अब फोर्थ पार्ट क्या, नीदर ए नॉर बी, यानी कि ए भी नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन बी भी नहीं होना चाहिए। याद रखना नॉर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी ए भी नहीं हो एंड बी भी नहीं, इसका मतलब ये है नीदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, स्टार्टिंग में ही बता दिया क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ए के 0.7, बी के नहीं होने प्रोबेबिलिटी 0.4, आंसर 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12 क्वेश्चन इसे बोला अ डाइस इज टॉस थ्राइस, एक डाइस को 3 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1, ऑड नंबर कम से कम एक बार तो आए ही, यानी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एट लीस्ट 1, यानी एट लीस्ट 1 ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ऑड नंबर, कम से कम एक ऑड नंबर तो आ ही जाए। यानी एक ऑड नंबर चलेगा, 2 ऑड नंबर चलेगा और तीनों ऑड नंबर चलेगा। तो क्या नहीं चलेगा, सिर्फ तीनों पर जो इवन होगा वो वाला केस नहीं चलेगा। फिर से समझिए, एटलीस्ट 1 ऑड नंबर का मतलब हुआ एक ऑड नंबर भी चलेगा, 2 ऑड नंबर भी चलेगा और तीनों पर ऑड नंबर हो वो भी चलेगा। सिर्फ वो केस नहीं चलेगा जिस पर तीनों पर इवन हो। तो हम क्या करते हैं, फुल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से वो केस माइनस कर देते हैं जिस पे तीनों पर क्या हो, इवन हो, दूसरे पर भी इवन हो और तीसरे पर भी क्या हो, इवन हो। क्योंकि एक डाइस पे इवन या ऑड आना दूसरे डाइस के इवन या ऑड आने पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंट में सीधे सीधे हम अलग अलग लिख देते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, आंसर हो जाएगा 1 - 1/8 यानी कि 7/8।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, जिसमें बोला एक बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक बॉल और 8 रेड बॉल है। 2 बॉल को निकाला गया एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, याद रखना विद रिप्लेसमेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। पहला ब्लैक दूसरा रेड है, इसमें कोई एक ब्लैक और दूसरा क्या हो रेड। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, दोनों का दोनों रेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू रेड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू में प्रोबेबिलिटी। अब देखो ध्यान से कि विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट है तो इसमें सीधे सीधे ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, जो बॉल निकला फिर उसी को उसके अंदर डाल दिया गया। तो अब जो दूसरा इवेंट होगा पहले वाले इवेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो भी इवेंट पहला हुआ था फिर तो उसको उसी बॉक्स के अंदर डाल ही दिया गया। तो ये जो बॉल निकालना है 2 बॉल, ये इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बोल दिया ना। अगर मान लो रेड निकला फिर से उसको रेड देखा फिर अंदर ही डाल दिया, तो जो दूसरा इवेंट होगा वो पहले वाले के रेड या ब्लैक होने पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फिर से उसी में डाल दिया गया है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो इसको आप सीधे सीधे इनटू लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड है 8 इनटू में 18, और इंडिपेंडेंट है तो फिर से रेड 8 ही होगा, 8 इनटू में 18 यानी कि 4/9 इंटू 4/9 यानी 36 अपॉन में 81। दूसरा, फर्स्ट बॉल रेड हो, यानी पहला रेड हो एंड दूसरा क्या हो, पहला ब्लैक हो। फर्स्ट क्या हो, ब्लैक एंड दूसरा क्या हो, रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कर दो। ब्लैक इंटू रेड की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10/18 और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8/18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो टोटल उतना ही रहेगा, उसमें घटेगा नहीं कोई। तो ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 4/9 यानी 20/81। इसमें वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी कि इसमें क्या चलेगा, पहले रेड हो और फिर ब्लैक हो, या ऐसा हो सकता है पहले ब्लैक आए और देन क्या आ जाए, रेड आए। किसी एक में बोला ब्लैक और रेड, तो पहले कोई आए उसमें नहीं चलेगा। तो ये रेड वाला केस कितना हो जाएगा, रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18, अब प्लस में ये केस अभी निकाला हुआ कितना है 20/81। तो ये भी कितना हो जाएगा 4/9, 5/9। अगेन आ गया 20/81 प्लस में 20/81, आंसर हो जाएगा 40/81। देखिए बच्चों 14 क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 स्टूडेंट है ए और बी, वो किसी क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब दोनों ने मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, पहला। और दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, तो हम क्या करेंगे, फुल प्रोबेबिलिटी में से वो केस हटा देंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए, यानी ए भी सॉल्व नहीं कर पाए इंटू बी भी सॉल्व नहीं कर पाए। इंटू इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फुल प्रोबेबिलिटी में से वो केस माइनस कर दिया जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ हो, तो बचेगा क्या, प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो फुल प्रोबेबिलिटी में से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की माइनस कर दीजिए। 1/2 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 1/3 क्या होगा 2/3 आ जाएगा, 1 - 1/3 इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पहले पार्ट का। दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि ए सॉल्व करे और बी सॉल्व नहीं करे, या ऐसा हो बी सॉल्व कर दे प्रॉब्लम को एंड ए सॉल्व नहीं कर पाए, ये हो गया एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, बी कॉम्प्लीमेंट है 2/3 प्लस बी है 1/3, ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1/2। तो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 यानी 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यानी कि ए सॉल्व कर दे बी सॉल्व ना करे, या बी सॉल्व कर दे ए सॉल्व ना करे,
या ऐसा हो सकता था दोनों का दोनों सॉल्व कर दे। ये तीनों केस में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, इसमें भी सॉल्व हो गया, इसमें भी सॉल्व हो गया, तब भी आंसर यही आता। देख लीजिए इसका तो हमने आंसर निकाल लिया, कितना आया 1/2 प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6, एलसीएम ले लीजिए, ये 3 + 1 क्या आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। देखो 2/3 आया था ना पहले भी, या तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसमें बोला है एक कार्ड निकाला गया टोटल 52 कार्ड से, 2 इवेंट दे रखा है F और E, बताना है इसमें कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो देखते हैं, पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E। क्या बोला है, द कार्ड इज एस, एस कितना होता है 4 एस होता है, 4/52 यानी 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं, यानी स्पेड के होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड 13 होता है, 13/52 कितना हो जाएगा 1/4। अब निकालेंगे इसका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि स्पेड का एस। इंटरसेक्शन मतलब क्या होना चाहिए, स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए, यानी कि स्पेड का एस। तो स्पेड में एस तो एक ही होता है 1/52। कौन से देखो इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या आ रहा है 1/13 इंटू 1/4 यानी 1/52। ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ए और E और F क्या है इंडिपेंडेंट है। देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इसमें बोला है द कार्ड इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 26 ब्लैक होता है 52/1/2, और एफ इवेंट है द कार्ड इज किंग, किंग कितना होता है 4/52 यानी 1/13। ये आ गया। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ब्लैक कलर का किंग, ब्लैक भी हो और किंग भी हो, तो ब्लैक कलर का किंग 2 होता है, 2 ब्लैक होता है और 2 रेड होता है, 2/52। आंसर क्या आ जाएगा 1/26। अगेन देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ई और एफ का है इंडिपेंडेंट है। देखिए बच्चों इसका लास्ट पार्ट क्या था, इसमें बोला है कि द कार्ड इज किंग और क्वीन दोनों चलेगा, द किंग भी 4 और क्वीन भी 4 यानी कि 8/52 यानी कितना हो जाएगा 4 2 जा और ये 13 4 जा, ये आ जाएगा। और एफ की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्वीन और जैक, ये भी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 यानी आंसर आएगा 2/13। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में क्या कॉमन है किंग और क्वीन और जैक, इसमें क्वीन कॉमन हो जाएगी यानी 4/52 यानी 1/13। अब गौर से देखिए इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है ये इक्वल नहीं आ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के, इसलिए ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है 60% स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर, यानी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं 60%, 60/100 यानी कि 6/10 यानी 3/5, और 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40% यानी कि 40/100 यानी कि 4/10 यानी 2/5, और 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई है 20%, 20/100 यानी कि 1/5, ये आ गया। अब पहला प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी दोनों में से वह कुछ भी नहीं पढ़ती है, ना तो हिंदी पढ़ती है और मैंने बता दिया था नॉर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और ना ही वो इंग्लिश पढ़ती है, दोनों में से कुछ नहीं पढ़ती है। इसमें डी मॉर्गन लॉ लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बताया था। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, किसी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस, अब यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो 5 और 4/5, 4/5 यानी 1/5 इसका आंसर आ जाएगा।
अब बच्चों देखो लास्ट का 2 पार्ट क्या था, उसमें क्या लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि उसके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हो, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती है। तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 और एच की प्रोबेबिलिटी 3/5, आंसर 1/3। फिर थर्ड में बोला था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी रीड ऑल्सो हिंदी न्यूज़पेपर, वो हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ती हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये आ गया हिंदी न्यूज़पेपर के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जब वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर से 1/5 और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, आंसर 1/2। देखिए बच्चों लास्ट 17 क्वेश्चन है, इसमें बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। तो बच्चों इवन प्राइम नंबर तो एक ही नंबर होता है 2 ऑन ईच डाइस व्हेन अ पेयर डाइस इज रोल। तो हमने एक पेयर ऑफ डाइस रोल किया, दोनों पर इवन नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना। इवन प्राइम नंबर है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। एक डाइस पे 2 आए या 3 आए, ये दूसरे डाइस पे 2 आए या 3 आए, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहले डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, दूसरे डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/36, जो कि 4th ऑप्शन है। अब देखिए बच्चों इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा कब, जब ये 4 ऑप्शन दे रखे हो। हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, या फिर मैंने ये भी बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन।